हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस, जो कि आपकी बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में इनके आने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो इसमें कह रहा है दोस्तों आपसे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दोस्तों, आपको बताना है कि जो समतल दर्पण होता है इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है वास्तविक, बी है काल्पनिक, सी है ए व बी दोनों, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काल्पनिक। तो दोस्तों, जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो दोस्तों, इनमें से कौन सा दर्पण है जिसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक मिल सकता है? तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल दर्पण के द्वारा किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कह रहा है, कहाँ पर स्थित होने से किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो दोस्तों, वस्तु को कहाँ पर रखा जाना चाहिए कि उसका प्रतिबिंब फोकस पर बने? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों वक्रता केंद्र पर, सी बी है ध्रुव पर, सी है अनंत पर, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसी भी वस्तु को अगर आप अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो दोस्तों, जो फोकस दूरी होती है ये वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए है दोगुनी, बी है आधी होती है, सी है चौथाई होती है, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है, किसी अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं आवर्धित कब बनता है? यानी कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, आवर्धित कब बनता है? तो दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, बी है वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, सी है वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में हो, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है मोटर गाड़ी के चालक के साइड पर कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो दोस्तों मोटर वाहन में किसी भी वस्तु का पीछे प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है समतल दर्पण, एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा होता है साइड मिरर, उसका क्या नाम है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल दर्पण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है आपसे उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है काल्पनिक और उल्टा, बी है काल्पनिक और सीधा, सी है वास्तविक और उल्टा, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो काल्पनिक और सीधा करेक्ट हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक और सीधा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, इसमें कह रहा है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है समतल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल दर्पण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है आपसे एक गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन जिसको m से डिनोट करते हैं नकारात्मक है, तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार है। तो दोस्तों प्रतिबिंब का आकार कैसा है जब गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन नकारात्मक होता है। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। जो प्रतिबिंब का आकार है वह सीधा होगा या उल्टा होगा या वस्तु से छोटा होगा या एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 9 का। तो जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उल्टा हो जाएगा प्रतिबिंब का आकार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है आपसे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं ये 2 नियम हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है आपसे जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। किरण अविलंब से दूर हट जाती है, बी है किरण सीधी निकल जाती है, सी है किरण अविलंब की ओर झुक जाती है, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो दोस्तों जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो किरण है ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है। तो दोस्तों जो भी बाल्टी पानी से भरी होती है उसकी गहराई वास्तविकता से कम मालूम पड़ती है। तो इसका कारण क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन, बी है प्रकाश का अपवर्तन, सी है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका क्या कारण है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरी हुई बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होती है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। इसमें पूछा है
कि लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए है दोस्तों प्लास्टिक का, बी है लकड़ी का, सी है मिट्टी का, डी है एक से अधिक या कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है लेंस बनाने में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो आपका सरल सूक्ष्मदर्शी होता है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है दोस्तों उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, एक से अधिक या कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का? तो करेक्ट है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता उत्तल लेंस की है? तो दोस्तों इन विकल्पों में से कौन सी विशेषता एक उत्तल लेंस की है? तो दोस्तों विकल्प देख लेते हैं। ऑप्शन ए है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस, बी है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, सी है सभी जगह एक समान होता है, डी है एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट हो जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों जो उत्तल लेंस होता है ये किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपको बताना है कि केवल काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब किस लेंस के द्वारा बनता है। ऑप्शन देख लेते हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस द्वारा, एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो दोस्तों जो मानव नेत्र होता है इसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, एक से अधिक या कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर है दोस्तों उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो दोस्तों नेत्र का कौन सा भाग होता है जिस पर प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए है कॉर्निया, बी है रेटिना या दृष्टिपटल, सी है आइरिस, एक से अधिक या कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेटिना या दृष्टि पटल पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है इसमें कह रहा है आपसे सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों वह दूरी जहाँ तक मनुष्य स्पष्ट देख सकता है वह न्यूनतम दूरी कितनी है? ऑप्शन ए है 30 सेंटीमीटर, बी है 25 सेंटीमीटर, सी है 35 सेंटीमीटर, एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों किसी भी वस्तु को आँख लेंस की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करके दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। तो आँख के इस गुण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है निकट दूरदर्शिता, बी है जरा दूरदर्शिता, सी है समंजन क्षमता, एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इस गुण को कहते हैं समंजन क्षमता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब
रेटिना के पीछे बनता है। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो दोस्तों आपको बताना है वह कौन सा दृष्टि दोष है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों वह कौन सा दृष्टि दोष है जिसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूर दृष्टि दोष। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, इसमें कह रहा है आपसे दूर दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो उसके उपचार में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए है अवतल लेंस, बी है उत्तल लेंस, सी है बाईफोकल लेंस, एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए। अगला है दोस्तों, इसमें कह रहा है आपसे स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रिज्म, बी है अवतल लेंस, सी है कांच का स्लैब, एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रिज्म। तो दोस्तों प्रिज्म के द्वारा स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहा है प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में बिखर जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो श्वेत प्रकाश होता है ये प्रिज्म से गुजरने के बाद अलग अलग रंगों में बिखर जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है वर्ण विक्षेपण, बी है परावर्तन, सी है अपवर्तन, एक से अधिक या कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ण विक्षेपण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और अंतिम प्रश्न इसमें कह रहा है जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बैंगनी, बी है लाल, सी है हरा, एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, यानी कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। और दोस्तों जो सबसे ज़्यादा विचलित होता है वो हो जाएगा आपका बैंगनी रंग। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल पर बने रहिए। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।